दोस्तों, यह धारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें संपत्ति पेश की गई संपत्ति संरक्षण और निपटान से संबंधित है। ठीक है। जुडिशरी, एपीओ, पुलिस, एलएलबी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए धाराएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले समझिए ये धाराएं क्यों जरूरी हैं। जब किसी अपराध में कोई सामान, दस्तावेज, वाहन, मोबाइल या अन्य कोई अन्य वस्तु पुलिस जब्त करती है तो उसे अदालत में पेश किया जाता है। अब सवाल उठता है कि उस संपत्ति का क्या हुआ। उसी के बारे में बीएनएसएस की धारा 497 से 516 पूरी प्रक्रिया बताती है। ठीक है। अब हम समझेंगे धारा 497 की ट्रायल के दौरान कस्टडी किस पर रहेगी। ठीक है। अगर किसी केस की सुनवाई चल रही है और कोई संपत्ति अदालत के सामने पेश की गई है तो अदालत यह तय करेगी कि संपत्ति किसकी कस्टडी में रहेगी, उसे सुरक्षित कैसे रखा जाएगा। बीएनएसएस 2023 में एक नया नियम जोड़ा गया है कि अदालत को 14 दिन के अंदर उस संपत्ति का पूरा विवरण तैयार करना होगा, उसका फोटो या वीडियो रिकॉर्ड बनाया जाएगा और 30 दिन के अंदर उसका निपटान का आदेश दिया जा सकता है। धारा 498 बीएनएसएस ट्रायल के बाद संपत्ति का अंतिम निपटान। जब केस का फैसला हो जाता है तब अदालत तय करती है कि संपत्ति मालिक को वापस दी जाए या जब्त कर ली जाए, यानी केस खत्म होने के बाद संपत्ति का फाइनल डिस्पोजल किया जाता है। धारा 499 बीएनएसएस अपराधी के कब्जे में बची संपत्ति। अगर अपराधी के पास कोई ऐसी संपत्ति मिलती है जो अपराध से जुड़ी है तो अदालत उसके निपटान का आदेश दे सकती है, जैसे चोरी का सामान, ठगी से प्राप्त वस्तुएं, अपराध में इस्तेमाल वस्तुएं। धारा 500 आदेश के खिलाफ अपील। अगर किसी व्यक्ति को अदालत के संपत्ति संबंधी आदेश से आपत्ति है या वह उससे व्यथित है तो वह उसके खिलाफ अपील कर सकता है, यानी न्यायालय के आदेश को उच्च अदालत में चुनौती दी जा सकती है। धारा 501 आपत्तिजनक सामग्री का नष्ट करना। अगर किसी केस में ऐसी सामग्री मिलती है जो मानहानिकारक हो, अश्लील हो, समाज के लिए हानिकारक हो तो अदालत उसके नष्ट करने का आदेश दे सकती है। धारा 502 से 516 अन्य प्रक्रियाएं। इन धाराओं में संपत्ति के निपटान से जुड़ी अन्य प्रक्रियाएं बताई गई हैं, जैसे अपील की प्रक्रिया, विशेष मामलों में निपटान, वाहन का निपटान, नशीले पदार्थ या अप्रतिबंधित सब वस्तुओं का निपटान, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रबंधन। इनका उद्देश्य है कि संपत्ति लंबे समय तक पुलिस थाने में पड़ी ना रहे, जिससे कि उसमें नुकसान ना हो। महत्वपूर्ण बदलाव। सीआरपीसी से बीएनएसएस 2023 में कुछ नए बदलाव किए गए हैं, जैसे संपत्ति का फोटो और वीडियो रिकॉर्ड अनिवार्य होगा। 14 दिन और 30 दिन की टाइमलाइन दी गई है। डिजिटल डिवाइस को भी संपत्ति में शामिल किया गया है। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के आदेश संदर्भ हाई केस 2002 के निर्णय को भी मजबूत करती है। उसमें कहा गया है कि जब्त संपत्ति को लंबे समय तक पुलिस कस्टडी में नहीं रखना चाहिए। परीक्षा के लिए याद रखने वाली बात, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि बीएनएसएस की कौन सी धाराएं संपत्ति के निपटान से संबंधित हैं, तो उसका उत्तर है धारा 497 से 516। तो दोस्तों, आज हमने बीएनएसएस की धारा 497 से 516 को सरल भाषा में समझा। धारा 517 से 531 तक की पूरी क्लास। ठीक है। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, लॉ ऑफ जर्नी पर। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 517 से 531 तक को आसान भाषा में समझेंगे। तो ये धाराएं मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण विषयों से जुड़ी हैं। नंबर 1 परिसीमा काल, नंबर 2 उच्च न्यायालय और न्यायालयों की शक्तियां, और नंबर 3 पुरानी सीआरपीसी के निरसन और संक्रमण से जुड़े प्रावधान। तो चलिए एक एक धारा को सरल भाषा में समझते हैं। ठीक है। धारा 517 न्यायालय बंद होने पर अवधि की गणना। यदि किसी मामले की परिसीमा अवधि उस दिन समाप्त होती है जब न्यायालय बंद है तो उस मामले को अगले कार्य दिवस पर प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि अगर आखिरी दिन कोर्ट की छुट्टी है तो अगला खुला दिन ही वैध माना जाएगा। धारा 518 चालू रहने वाला अपराध। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो लगातार चलता रहता है तो उसकी परिसीमा अवधि हर उस समय शुरू होगी जब तक अपराध जारी है। उदाहरण, अवैध कब्जा या अवैध निर्माण जो लगातार जारी है। धारा 519 कुछ मामलों में परिसीमा काल का विस्तार। यदि न्यायालय को लगता है कि देरी का उचित कारण है या न्याय के हित में सुनवाई जरूरी है
तो न्यायालय परिसीमा अवधि समाप्त होने के बाद भी मामले का संज्ञान ले सकता है, यानी उचित कारण होने पर देर से भी मामला स्वीकार किया जा सकता है। अध्याय 39 जो कि अंतिम अध्याय है, इसमें विविध प्रावधान है। अब शुरू होता है अध्याय 39। धारा 520 उच्च न्यायालय द्वारा विचारण। यदि किसी अपराध का विचारण उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है तो वह वही प्रक्रिया अपनाएगा जो सामान्यतः सेशन न्यायालय अपनाता है। धारा 521 सैन्य न्यायालय से संबंधित प्रावधान बताएं। यह धारा उन मामलों से जुड़ी है जहां अपराध सेना, नौसेना या वायुसेना के व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं। ऐसे मामलों में मामला सेना न्यायालय को भेजा जा सकता है। मजिस्ट्रेट आरोपी को संबंधित सैन्य अधिकारियों को सौंप सकता है। ठीक है। धारा 522 में उच्च न्यायालयों की शक्तियां बताई गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को जो शक्तियां प्राप्त हैं उनका उपयोग इस संहिता के तहत भी किया जा सकता है। धारा 523 उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति है। प्रत्येक उच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह नियम बनाए, उन नियमों का पालन करवाए। वह नियम मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं, जैसे न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या रहेगी, किस प्रकार पेश किए जाएंगे, अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होगी, ठीक है, उनकी फीस, प्रक्रिया और अधिकारियों की क्या कार्य प्रणाली रहेगी। ये सब नियम उच्च न्यायालय बनाएगा और ये सभी नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। ठीक है। धारा 524 कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियों के बारे में बताया गया है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियों में परिवर्तन। यदि किसी राज्य की विधानसभा अनुमति देती है तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि कुछ शक्तियां तो राज्य सरकार के पास रहेंगी और कुछ शक्तियां कार्यपालक मजिस्ट्रेट से हटाकर न्यायिक मजिस्ट्रेट को दी जा सकती हैं। धारा 525 न्यायाधीश द्वारा अपने मामले का विचारण नहीं। कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उस मामले की सुनवाई नहीं करेगा जिसमें वह स्वयं पक्षकार हो या जिसका उससे व्यक्तिगत हित या संबंध हो। इसे निष्पक्ष न्याय का सिद्धांत कहा जाता है। धारा 526 अधिवक्ता मजिस्ट्रेट नहीं बन सकता। कोई अधिवक्ता जो किसी न्यायालय में वकालत करता है वह उसी न्यायालय में या उसकी स्थानीय अधिकारिता में मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य नहीं कर सकता। इससे हितों का टकराव रोका जाता है। धारा 527 लोक सेवक द्वारा संपत्ति खरीदने पर प्रतिबंध। कोई भी लोक सेवक जिसे संपत्ति की बिक्री से संबंधित कर्तव्य सौंपा गया हो वह उस संपत्ति को खरीद नहीं सकता और न ही उसकी बोली लगा सकता है। धारा 528 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां। यह पहले धारा 482 सीआरपीसी में थी जो अब बीएनएसएस में धारा 528 है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। ठीक है। इस धारा के अनुसार उच्च न्यायालय के पास इनहेरेंट पावर होते हैं, उसके पास विवेक का अधिकार होता है। वह इन शक्तियों का प्रयोग न्याय के हित में कर सकता है, न्याय के लिए कर सकता है, जहां अन्याय हो रहा है वहां उसके लिए कर सकता है, तथा यह न्यायालय की प्रक्रियाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी वह कर सकता है। इसमें बहुत उसे इनहेरेंट पावर रहती हैं। जैसे किसी पर यदि झूठी एफआईआर हो जाए तो वह धारा 482 में हाई कोर्ट जा सकता है। अब वर्तमान में बीएनएसएस 2023 में। ठीक है। धारा 529 न्यायालयों पर उच्च न्यायालयों का अधीक्षण। प्रत्येक उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ सत्र न्यायालय, मजिस्ट्रेट न्यायालय पर अधीक्षण रखता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायालय सही तरीके से कार्य कर रहे हैं। धारा 530 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कार्रवाई। बीएनएसएस 2023 में एक महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ दिया गया है। अब कई कार्यवाहियां इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जा सकती हैं, जैसे समन और वारंट जारी करना, शिकायतकर्ता और गवाहों की परीक्षा, साक्ष्य रिकॉर्ड करना, अपील की कार्रवाई। इससे न्याय प्रक्रिया अधिक तेज और डिजिटल हो गई है। धारा 531 इसमें निरसन और व्यावृत्ति बताई गई है। इस धारा के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को निरस्त किया जाता है, लेकिन जो मामले पहले से चल रहे हैं, जो कार्रवाई पहले शुरू हो चुकी है, वे उसी प्रकार जारी रहेंगी जैसे वह पहले चल रही थी। तो दोस्तों आज हमने समझा धारा 517 न्यायालय बंद होने पर अवधि विधान, धारा 518 चालू अपराध, धारा 519 परिसीमा विस्तार और धारा 520 से 524 उच्च न्यायालय और प्रशासनिक प्रावधान और धारा 525 से 530 न्यायिक निष्पक्षता और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया, धारा 531 सीआरपीसी का निरसन। अगर आपको यह क्लास उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।